दीवारों से घिरी हुई थी। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा थी और दीवारों पर भारी हथियारों से लैस सैनिक थे। भले ही ये केवल एफ रैंक वाली कालकोठरी थी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में लोगों के प्रवेश करने, राक्षसों को साफ करने और अंदर प्राप्त संसाधनों को बेचने से हर दिन लाखों डॉलर का राजस्व मिलता था। इस मोनोलिथ का रंग नीला था, जिससे पता चलता है कि यह एक सामान्य कालकोठरी थी, जिसके कालकोठरी के टूटने का खतरा बहुत कम था। यदि रंग बदलकर नारंगी और फिर लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कालकोठरी को तोड़ना निकट है। कालकोठरी को नियमित रूप से साफ करने से उसका रंग नीला रहता था, जिससे यह एक खजाने में बदल जाता था और सक्षम लोग इसकी खेती करते थे। आपको कभी कभार उन शिकारियों से हताहत होना पड़ता है जो या तो खुद से भरे हुए होते थे, बुरे साथी होते थे, या सीधे तौर पर बदकिस्मत होते थे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खुद को खुद से बहुत ज़्यादा भरे होने की श्रेणी में नहीं रखूंगा। अपनी बुद्धि को इकट्ठा करते हुए मैं अंदर जाने से पहले बाड़े के धातु प्रवेश द्वार पर गार्डों को अपनी शिकारी आईडी दिखाता हूँ। दीवारों के अंदर कुछ शिकारी दल अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे या बस बात कर रहे थे। कुछ लोग आसपास खड़े थे और इस ताक में थे कि या तो पार्टियां बनाएं या दूसरों को अपनी पार्टी में आमंत्रित करें। नीले मोनोलिथ के केंद्र में एक चौकोर दरवाजे जैसी संरचना थी। इस दरवाजे जैसी संरचना से आप कालकोठरी में प्रवेश करते थे। एक समूह में शामिल लोगों को एक साथ कालकोठरी की पहली मंजिल पर स्थानांतरित करने के लिए कुछ सेकंड के अंतर के साथ, लेकिन 1 मिनट के भीतर दरवाजे को छूना होगा। मेरे सामने पहले से ही कालकोठरी में जाने के लिए एक दल तैयार था, इसलिए मैं अपने आसपास के अन्य शिकारियों के बारे में अपनी जिज्ञासा पर कायम रहा और अंदर जाने वाले दल से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कुछ शिकारियों ने एक अकेले आदमी को अकेले इंतजार करते हुए देखा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। ओए, क्या वह बच्चा अकेले अंदर जाने की सोच रहा है? हंटर ए भाई, एक और व्यक्ति जिसकी मृत्यु की इच्छा है, हंटर बी। बस उसे अनदेखा करें, कौन जानता है, शायद वह उन विलक्षण प्रतिभाओं में से एक है जो एफ रैंक कालकोठरी को अकेले कर सकता है। हाँ, हंटर सी। अपने आसपास की हंसी को नज़रअंदाज करते हुए मैं धैर्यपूर्वक इंतजार करता हूं, क्योंकि मेरे सामने की पूरी पार्टी एक झटके में गायब हो जाती है और आगे बढ़ने और चौकोर दरवाजे पर अपना हाथ रखने से पहले आवश्यक मिनट का इंतजार करती हूं। एक पल में मुझे एक बड़ी गुफा में ले जाया गया, जहां मैंने 2-1 मीटर लंबे काले वानरों का ध्यान आकर्षित किया था। अपना पहला कालकोठरी शिकार शुरू करने से पहले मैंने खुद को पूरी तरह से ध्यान में रखा और दोनों वानरों और अपने आसपास का अवलोकन किया। आग का गोला, एक आग का गोला, और फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तेजी से दोनों वानरों की ओर उड़ गया। जब आग का गोला उनके चेहरे पर फूटा तो वे पहले से ही अक्षम हो चुके थे और मरणासन चीखें निकाल रहे थे। उसके बाद वे जीवित नहीं बच पाए और उसी स्थान पर एक दूसरा आग का गोला उन पर गिरा, जिससे वे तुरंत खत्म हो गए। जैसे ही मैंने अपने शरीर में एड्रेनालाइन प्रवाह महसूस किया तो मैंने जोर से सांस ली। 2 एफ रैंक के राक्षस जिनकी देखभाल मैं आसानी से कर लेता हूँ। हाँ, यह एक ऐसा एहसास था जिसकी मुझे आदत हो गई थी। आमतौर पर एफ रैंक शिकारी अपने कौशल का संयम से उपयोग करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन सभी को या तो बॉस पर या आपात स्थिति में डालना है। मेरे पास ऐसा कोई आरक्षण नहीं था। मैं उस ओर गया जहां वानर गिरे थे और एक चमकता हुआ स्ट्रेंथ कोर जो गिरा था उसे पकड़ लिया। यह आकार में छोटा था, कबूतर के अंडे से भी छोटा, और फिर भी बाजार में इसकी कीमत $1000 थी। मैंने कोर्ट को अपने बैकपैक में रखा और आगे बढ़ने का साहस किया। मुझे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि 3 वानर अपने भाइयों की मौत की चीखें सुनकर तेजी से चिल्लाते हुए मेरी ओर आ रहे थे। एक विचार के साथ आग का गोला एक के बाद एक फेंके गए, प्रत्येक ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा जो आगे बढ़ रहे थे। इन तीनों में से एक और स्ट्रेंथ कोर गिरा। कोर्ट को हर बार एक राक्षस के मरने पर गिराने की गारंटी नहीं थी, और 5 राक्षसों में से 2 प्राप्त करना पहले से ही काफ़ी औसत था। नए अधिग्रहित कोर्ट को बैग में रखकर मैं कैवन के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा और 5 वानरों के एक और समूह से मिला, जिन्हें मैंने तुरंत जला दिया। मुझे खुद को शांत होने के लिए मजबूर करना पड़ा, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से और जल्दी से राक्षसों को मार गिराया और कोर इकट्ठा कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कोई सपना तो नहीं है, मुझे कई बार खुद को चुटकी काटनी पड़ी। खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करते हुए मैंने पहली मंजिल को जल्दी से साफ किया और घुमावदार सीढ़ियों से नीचे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। वानर 3-5 के जत्थों में आए, और जब मैं करीब आया तो मेरी ओर दौड़ पड़े। मैंने उन्हें अपने से 4 मीटर से ज़्यादा करीब नहीं आने दिया। जैसे ही वे मेरी नज़र में आए, मैंने उन पर आग के गोले फेंके, और ठीक उसी तरह एफ रैंक वाले कालकोठरी एप पैराडाइज में एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। एक पल भी आराम किए बिना एक एफ रैंक वाले शिकारी ने दूसरी मंजिल, तीसरी और 5वीं, 9वीं मंजिल के अंत तक का पूरा रास्ता आसानी से पार कर लिया। वाह! जब मैंने बॉस के कमरे के सामने विजयी जयकार लगाई तो मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। मैंने कभी ऐसा कुछ संभव होने की कल्पना नहीं की थी। बिना किसी समस्या के मैंने वानरों के समूहों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया, कई कोर एकत्र किए और अकेले ही बॉस के कमरे तक पहुंच गया। मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी, और नीचे बॉस के कमरे में चली गई। गोलाकार गुफा यानी आखिरी कमरे में एक विशाल वानर मेरा इंतजार कर रहा है। गर्जन, चीख से गुफा हल्की सी हिलती है। मेरी मुस्कान मेरे चेहरे से नहीं हटती, क्योंकि 5 आग के गोले उस वानर की ओर उड़ रहे हैं जो अब मेरी ओर बढ़ रहा है। पहला प्रहार उसकी छाती पर हुआ, जिससे वह वहीं रुक गया। दूसरे और तीसरे ने उसके कंधों पर प्रहार किया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। चौथा और 5वां उसके सिर के दोनों ओर फट गया, जिससे वह प्रभावी रूप से खत्म हो गया। जैसे ही बंदर नीचे गिरा, आखिरी मंजिल पर एक चकाचौंध रोशनी चमक उठी और बीच में एक हरे रंग का क्रिस्टल उगाया।
इस क्रिस्टल को छूने से आप कमरे से बाहर निकल सकेंगे और कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास एक यादृच्छिक स्थान पर दिखाई देंगे। मैं धीरे धीरे अपने पहले पूर्ण कालकोठरी शिकार का आनंद उठा रहा हूँ, जो कि अकेले था। फिर मैं संभावित बूंदों को देखने के लिए अब मृत वानर की ओर जाता हूँ। इसके किनारे कुछ फ्रैंक कोट मौजूद हैं, एक कौशल पुस्तक के साथ। कौशल पुस्तक तक पहुंचने से पहले मैं कोट पकड़ता हूं और उन्हें बैग के अंदर रखता हूं। माइनर हील अब मेरे हाथ में था, जिससे मुझे काफ़ी झटका लगा। यह फ्रैंक कौशल पुस्तकों में सबसे दुर्लभ नहीं थी, लेकिन यह अधिक महंगी किताबों में से एक थी क्योंकि यह आसानी से किसी भी कटौती और छोटी चोटों का ख्याल रखती थी। मैंने भी कौशल को बैग के अंदर रखा और बैठ गया और अपने सामने हरे क्रिस्टल को घूरते हुए सोचने लगा। समस्या यह है कि मुझे अब से खुद को कैसे संभालना चाहिए। एक फ्रैंक के नवजागृत शिकारी द्वारा 30 मिनट से कम समय में फ्रैंक की कालकोठरी को साफ करना अविश्वसनीय था। समान कार्य करने में सक्षम होने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो बी रैंक या उससे ऊपर हो। जब मैंने लाइसेंसिंग परीक्षा दी तो मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि मैं जो कर सकता हूँ उसके बारे में बहुत अधिक न दिखाऊं, क्योंकि वर्तमान में मेरे लिए केवल यही तथ्य है कि मेरे पास कौशल विकसित करने के लिए ऊर्जा का एक बड़ा भंडार है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूँ, नहीं, मेरे पास बी या उससे ऊपर रैंक वाले किसी व्यक्ति की शक्ति है। यहाँ तक कि रैंक डी या सी भी आसानी से मेरे पीछे छिप सकता है और मुझे बाहर ले जा सकता है जब तक कि वे मुझसे तेज हों। इसलिए मेरी योजना तब तक कम महत्वपूर्ण रहने की थी जब तक कि मैं और अधिक कौशल नहीं खरीद लेता, अधिमानतः उच्च रैंकिंग वाले जो मेरे बड़े ऊर्जा भंडार से मेल खाते हों। और उसके लिए धन की आवश्यकता थी। हालांकि मेरे दिमाग में एक और योजना बन रही थी। एक बार एपेस पैराडाइज को साफ करने से हुए लाभ को देखते हुए मेरे पास कुल एक फ्रैंक स्किल बुक और 160 से अधिक वानरों में से 40 जोड़ कोट थे जिन्हें मैंने पहले 9 मंजिलों से मार डाला था। इसने ही मुझे कुछ त्वरित योजनाएं बनाने के लिए साहसी बना दिया। अकेले एक डंगॉन रन से मैं 30 मिनट से कम समय में $60,000 से अधिक कमा सकता हूँ। बस इसी बात से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। सामान्य पार्टियों को लूट को विभाजित करना होगा और उन्हें करीबी मुकाबले में राक्षसों से लड़ने में 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, जिससे उन्हें थकावट होगी और कई पार्टियों को प्रत्येक कालकोठरी दौड़ के बाद कुछ घंटों के लिए स्वस्थ होना पड़ेगा। अधिकांश पार्टियां दिन में 1 या 2 बार कालकोठरी में जाती थीं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति लगभग $10,000 कमाता है, एक शिकारी का जीवन बहुत विलासितापूर्ण माना जा सकता है। इसलिए यह मानते हुए कि बॉस या तो एक कौशल पुस्तक या संभवतः एक आइटम छोड़ देता है, मैं प्रत्येक दौड़ में लगभग 60 ग्रैंड बना सकता हूँ। इससे मेरे दिमाग में कई विचार घूमने लगे। मैंने पहले ही शिकारियों को देखने और उनके बारे में जनता के लिए उपलब्ध हर जानकारी पर शोध करने में कई महीने बिताए हैं। मैंने सभी ज्ञात कौशल पुस्तक और आइटम पर और भी अधिक शोध किया है जिन्हें बॉस के कमरों से हटाया जा सकता है। मेरे जैसे विशाल ऊर्जा भंडार वाले व्यक्ति के लिए मेरे मन में पहले से ही कुछ किताबें थीं जो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। निस्संदेह मुझे ये भी परीक्षण करते रहना होगा कि मेरे पास वास्तव में कितना फोकस है। मेरे दिमाग में एक बेतुका विचार आता रहता है कि मैं मनोरंजन नहीं करना चाहता क्योंकि यह बहुत भव्य है। संभावना यह है कि क्योंकि मेरा फोकस खाली दिखता है और मैं बिना किसी थकावट के बार बार कौशल डालना जारी रख सकता हूँ। इसका मतलब यह हो सकता है कि मैं जितना चाहूँ उतना कास्टिंग कौशल जारी रख सकता हूँ। बूम! ऐसा लगा जैसे यह विचार आते ही मेरे दिमाग में कुछ फूट गया हो और मेरे दिमाग ने इसका अधिक से अधिक मनोरंजन किया। मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं? अब तक मैंने जो देखा है उसके अनुसार मेरी फोकस विशेषता का कोई मूल्य नहीं है। क्या ये सोचना अधिक तर्कसंगत है कि यह वास्तव में एक उच्च संख्या है जिसे मैं किसी तरह नहीं देख सकता, या क्योंकि यह खाली है और मैं अभी भी कौशल कास्ट कर सकता हूँ, मैं बस कुछ कम करने की समस्या के बिना कौशल डालना जारी रख सकता हूँ? किसी नई योजना पर पहुंचने से पहले मैंने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ये कुछ हद तक जोखिम भरा था, लेकिन ये तेज होगा और भविष्य में किसी भी संभावित समस्या को कम करेगा, चाहे वह राक्षसों से हो या शिकारियों से। सर्वनाश के बाद की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी वही थी। अब तो और भी अधिक खतरों और मौतों से भर गया है। एक शिकारी को आसानी से राक्षसों द्वारा मार दिया जा सकता है, अन्य शिकारियों द्वारा लूटा जा सकता है, या सरकार द्वारा मारा जा सकता है यदि वे लाइन में नहीं आते हैं। ऊपर उठते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे अत्यधिक रक्षात्मक और आक्रामक कौशल के साथ साथ गति सहायक कौशल की भी आवश्यकता होगी। सी रैंक या उससे ऊपर का कुछ अत्यधिक प्रभावी होगा, और फिर भी सबसे सस्ता सी रैंक कौशल $5 लाख से शुरू होता है। तो मैं इस बारे में कैसे जाऊं?